हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडसेट एजुकेशन। आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डायरेक्टरी रूल के बारे में। आपको पता होगा कि फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन के बाद काफी सारे चेंजेस चल रहे थे बच्चा, ठीक है ना। मतलब वहां पर पावर एक पर्सन के हाथ में या फिर पब्लिक के पास में पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो डायरेक्टरी रूल है उसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर दी 1793। आपको पता है 1793 से लेकर 1794 तक जो पावर रहने वाली है वहां पर वो रहेगा रेन ऑफ टेरर। क्लियर। अब आपको ये समझना है कि डायरेक्टरी रूल जो है वो किसके बाद आने वाला है, रेन ऑफ टेरर के बाद। तो आपका जो रेन ऑफ टेरर है उसके बाद जो पावर ट्रांसफर होने वाली है, जो पॉलिटिकल बॉडी वहां पर आ रही है, कहां पर, फ्रांस के अंदर, वो कौन सी बॉडी होने वाली है, डायरेक्टरी रूल। मतलब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को क्या कर दिया हमने, गुलियोटाइन कर दिया है, ठीक है ना, वो फिनिश हो गया। तो मतलब एंड ऑफ जैकोबी क्लब या फिर एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर या फिर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का एंड हो गया। अब यहां पर जो पॉलिटिकल पावर रूल करने वाली है फ्रांस में वो कौन सी होने वाली है बच्चा, डायरेक्टरी रूल। अब देखते हैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द फॉल ऑफ द जैकोबी गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब देखो, आपको समझना है जैकोबी क्लब जो था वो आपके जो मिडिल क्लास थे, पोर आप बोल सकते हो, वहां पर जो पीजेंट्स थे उनके पास में पॉलिटिकल पावर आ गई थी, ठीक है। बट वापस से जब रॉबिस्पियर का एंड हुआ तो पॉलिटिकल पावर वापस से वेल्थी मिडिल क्लास के पास आ गई। मतलब जो बिजनेसमैन थे, जो वहां पर कोर्टियर्स थे, उनके पास आ गई पूरी पावर। क्लियर। तो उन्होंने सब कुछ अपने लिए करना स्टार्ट कर दिया यहां पर। मतलब रेन ऑफ टेरर एंड हो गया, वापस से वो लोग पूरे फ्रांस को अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करने का ट्राई करेंगे। वो लोग क्या करने वाले, आपको पता होना चाहिए कि जैकोबी क्लब ने 21 जो एज था, इन एज वालों को राइट टू वोट दे दिया था, चाहे उनके पास में पैसा हो या ना हो। क्लियर। बट वापस से वेल्थी मिडिल क्लास आ गए। तो देखो वो क्या करने वाले, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जब वापस से वेल्थी मिडिल क्लास आ जाएंगे, मतलब डायरेक्टरी रूल जब यहां पर आ रहा है तो क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, जो राइट टू वोट है ना वो ओनली उनको मिलेगा जिनके पास में प्रॉपर्टी है। तो नॉन प्रॉपर्टाइज, जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, सोसाइटी के उस सेक्शन को वोट देने से मना किया गया। डिनाइड मतलब क्या होता है, मना किया गया, और एक नए तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया यहां पर। क्लियर। तो मतलब रेन ऑफ टेरर के बाद में वापस वेल्थी मिडिल क्लासेस पूरी फ्रांस को ऑपरेट करने का ट्राई करेंगे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेटअप हो गया बच्चा। अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्टरी रूल बना कैसे, इसके अंदर कौन से लोग थे, क्या कंट्रोल कर रहे थे, ऐसा क्या डिफरेंट था जो रेन ऑफ टेरर के बाद में इन्होंने किया, ये किस तरह से मतलब सेपरेट था, अलग दिखता था ये चीज। तो देखते हैं हम लोग यहां पर आगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो डायरेक्टरी रूल जो है ये बनेगा, उसको बनाने के लिए यहां पर दो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, लेजिस्लेचर आप जिसे जानते हो, ये कानून फ्रेम करने का काम करती है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ओके। हमारे इंडिया के अंदर क्या है, जैसे अब अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह से फ्रेम किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल है बेटा, ये दो बनाई गई, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, कानून बनाएंगी। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, देखो इससे पहले तो फ्रांस में एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसका नाम था नेशनल असेंबली, ये पता होना चाहिए आपको। बट यहां पर जो था रेन ऑफ टेरर के बाद, रॉबिस्पियर के एंड के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी वो दो बन गई है। आप समझो जिस तरह से इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होती है वैसे यहां पर दो बनाएगी। अब ये क्या करेंगी, अब देखो यहां पर ये करने वाली है, देखो दिस दैन अपॉइंटेड डायरेक्टरी। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। मतलब यहां पर एग्जीक्यूटिव पावर, आप जानते हो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो भी लेजिस्लेटिव ने जो भी रूल बनाया है, ठीक है, उसको अप्लाई करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव, उसको प्रिवील कराता है, अप्लाई कराता है, एग्जीक्यूट करवाता है। क्लियर। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव में कितने मेंबर थे बच्चों, 5 मेंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर पीएम तो एक ही होता है या कंट्री को ऑपरेट करने वाला पर्सन तो एक ही होता है, बट यहां पर 5 मेंबर्स बनाए गए। ये कुछ डिफरेंट था, किससे, रेन ऑफ टेरर, रॉबिस्पियर का टाइम से। और इसके पीछे डर, एक रीजन था, यहां पर भी डर काम करेगा कि इन्होंने एक पर्सन को पावर देने के बजाय 5 पर्सन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चा। देखो क्या चीज होगा यहां पर, दिस वॉज मेड एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट। अब देखो क्यों बनाया गया, रीजन दे रखा है। 5% में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का के पीछे रीजन क्या था, देखो, सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन एग्जीक्यूटिव। को पता होना चाहिए कि जो रेन ऑफ टेरर था, रॉबिस्पियर का टाइम ड्यूरेशन, वहां पर एक पर्सन के पास पावर थी, तो उसने पावर को क्या कर लिया, कंसंट्रेट, अपने हाथों में पूरा ले लिया यहां पर, और वो उसको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहा है।
फ्रांस को। क्लियर? तो इस वजह से यहां पर डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए या एक 1% के पास में पावर का कंसंट्रेशन ना हो, इसीलिए वन मैन एग्जीक्यूटिव से बचने के लिए उन्होंने 5% को पावर दिया। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो यहां पर जो था वन मैन एग्जीक्यूटिव जो है इस चीज को रोकने के लिए 5% में पावर दी गई। एंड एज अंडर जैकोबी क्लब, आपको पता है कि ये वन मैन एग्जीक्यूटिव जो था जैकोबी क्लब का जो लीडर था रॉबेस्पियर है, उस टाइम पर दी गई। तो ऐसा दोबारा से रिपीट ना हो फ्रांस के अंदर, इसीलिए एक डायरेक्टिव बनाई गई जिसमें आपके 5% एग्जीक्यूटिव बनाए गए, ये आपके हेड रहेंगे, यही फ्रांस को ऑपरेट करेंगे। अब एक सिंगल पर्सन नहीं है यहां पर। आई बात समझ में? अब देखो आगे क्या हो रहा है। However, the directors often clash with the legislative council. अब एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहां पर भी। प्रॉब्लम क्या होने वाली कि जो डायरेक्टर्स हैं, आपके जो 5% जो एग्जीक्यूटिव बनेंगे यहां पर, ठीक है, ये 5 एग्जीक्यूटिव ये क्या करेंगे फाइनली, मतलब क्लैशेस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में कि आपने रूल सही नहीं बनाया, हम इसको कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये चीज है, हु देन सॉट टू डिसमिस दे। फाइनली जो है बार बार यहां पर डिसमिस होंगे वो लोग 5% जो है, मतलब उनके बीच में भी नहीं बन रही, ना उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, ना उनसे बन पा रही है। मतलब यहां पर बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कैंसिल हो जाएगी यहां पर, और जो यहां पर जो 5% है उनको डिसमिस करना पड़ेगा। तो मतलब किसी तरह से वापस से फ्रांस में ढंग से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहा है कि एक रूलर है और वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब डिसमिस करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, या फिर वो 5% को हटाना पड़ेगा। ऐसी प्रॉब्लम वहां यहां पर आ रही है फ्रांस के अंदर। आगे क्या है, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखो बेटा, जब यहां पर किसी कंट्री के अंदर आपस में गवर्नमेंट में क्लैशेस चल रहे हैं, तो किसी अनादर पावर को, बाहर से किसी फॉरेन पावर को अटैक करने का चांस मिलेगा। ठीक है, उस समय आप जानते हो मोनार्की का बहुत ज्यादा बोलबाला था, बहुत ज्यादा सुपीरियर हुआ करती थी। तो यहां पर जो है कि फ्रांस में तो जो पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, जो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से, इस डायरेक्टरी की वजह से, डायरेक्टरी में जो 5% उनमें क्लैशेस हो रहे थे, तो उनकी वजह से पेड़ मतलब फाउंडेशन हो जाएगा किसका, द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। तो मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के आने का चांस हो जाएगा यहां पर, क्योंकि फ्रांस में ढंग से जो है पॉलिटिक्स जो है, वो गवर्नमेंट जो है वो ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रही है। इससे नेपोलियन बोनापार्ट जो एक आर्मी डिक्टेटर है, मिलिट्री डिक्टेटर है, ठीक है, आर्मी जनरल रहेगा, वो पूरे फ्रांस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। आपको समझना है यहां पर 1795 से, क्योंकि एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर के बाद 1795 से लेकर 1799 तक ये जो टाइम ड्यूरेशन है, यहां पर आपके डायरेक्टिव रूल जो है ये रहेगा। क्लियर? उसके बाद में 1799 से नेपोलियन वॉर स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इसका जो है अटैक यहां पर फ्रांस के अंदर कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये डायरेक्टिव रूल था यहां पर, जिसके अंदर आप जो है मतलब रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टिव रूल, देन उसके बाद फ्रांस में फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट ने एंट्री कर लिया। अब एक चीज यहां पर और है बच्चा, वो क्या है? अब देखो एक चीज समझनी है आपको, फ्रांस में जो लुइस 16 के बाद, अगर हम बात करें लुइस 16 के बाद क्या चीज हुई, मतलब हम लोग मोनार्की से फ्री होने का ट्राई कर रहे हैं कि यार हमें यहां पर जो फाइनली जो राजा से फ्रीडम मिल जाए, जो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रहा है, टॉर्चर कर रहा है ना। हम लोग चाहते हैं एक प्रॉपर तरह से डेमोक्रेसी होना, एक रिपब्लिक बनना। बट वापस से इतने चेंजेस के बाद देखो 1789 से रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, फिर से क्या होगा, वापस से 1799 के अंदर इतने टाइम बाद वापस से यहां पर मोनार्की आ गई है। मतलब जिससे हम लोग भाग रहे थे ना, वापस फ्रांस के अंदर वही चीज आ गई है। आई बात समझ में? मतलब फ्रांस के बाद जो भी चीजें हुई, हालांकि ये बहुत अच्छा रिवोल्यूशन था, इस रिवोल्यूशन से हमारे इंडिया और काफी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने इंस्पिरेशन लिया। अब आपको समझना, आप क्लास 10th में आएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह के चेंजेस किए, कि किस तरह का पर्सन था, है ना। आप बोल सकते हैं कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, काफी सारे चेंजेस किए। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में आपके जो डायरेक्टिव रूल था ये था इस तरह से। क्लियर? मतलब एक चीज समझनी है आपको कि फ्रांस के अंदर हुआ क्या डायरेक्टिव रूल में, कि एक सिंगल पर्सन के पास में पावर का कंसंट्रेशन ना हो। इसीलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में इन्होंने क्या किया, 5% को जो था पॉलिटिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बच्चा। ये ध्यान रखनी है आपको, 5% थे इसमें। बट ये लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, क्लैशेस होते गए, पर फिर भी इसी वजह से यहां पर नेपोलियन की एंट्री हो गई। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।